राम राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी विथ हरिता सौ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे सीजी टेट 2022 के पेपर 2 के सीडीपी वाले पोर्शन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। सीजी टेट और शिक्षक भर्ती, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, खासकर सीडीपी के लिए। तो आज हम इसको आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं। देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। श्रवण बाधित बच्चा आ गया तो इसमें कौन सा है, हेलेन केलर। एक ही नाम याद रखेंगे, हेलेन केलर। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, सीडीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी एक ट्रिक होता है। हमें ऑप्शन सारे सही लगेंगे, सारे ऑप्शन सही भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसी ऑप्शन पे टिक करना है जो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर को ही चूज़ करना होता है। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन है, अच्छे शिक्षक में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है शिक्षण पद्धति के ज्ञान में दक्षता। मतलब उनको टीचिंग मेथड के नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को किस मेथड से कैसे ट्रिक से पढ़ाना है वो। फिर है सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्न में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। मतलब पिता में पुत्री में पिता के प्रति अपोजिट जेंडर है ना, ये होता है इलेक्ट्रा, और पुत्र को माता के प्रति होता है एडिपस। ठीक है, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम है। सबसे अधिक उत्तम है, उत्तम तो सारे हैं लेकिन सबसे अधिक उत्तम क्या है, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया वो पॉजिटिव वर्ड है, उसको आप देख के टिक कर ही देना। फिर है किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्लास में एक ग्रुप बना दिया और उसमें एक टॉपिक दे दी, उसमें बोल रहे हैं चर्चा करो, तो उससे क्या होता है, बच्चों में उनका जो सीखने का जो क्रम होता है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे को जो देखे आसपास चीज़ों को एक अपने मन से अपने माइंड से उन लोग उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका चर्चा करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें बेहतर हो जाता है सीखने का जो क्रम है। ठीक है, बालकों के वर्गीकरण, उनके प्रमुख लक्षणों को जोड़े। प्रतिभाशाली बच्चे मतलब जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, हाई इंटेलिजेंस, वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ब्रिलियंट, उसके बाद है रचनात्मक, मतलब क्रिएटिव माइंड वाले, मतलब आविष्कारक होते हैं, कुछ न कुछ उसको नए इन्वेंटर करने की मतलब आदत होती है, रचनात्मक। फिर है पिछड़े हुए बच्चे, मतलब औसत से जो पीछे होते हैं। ठीक है, बिलो एवरेज। फिर है अधिगम अयोग्य, मतलब सीखने में जो अयोग्य होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन है, निम्न बुद्धि वाले। अधिगम अयोग्य में समस्या वाचक आ जाएंगे। ठीक है, उसका मानसिक रूप से मंद कौन रहेंगे, जो निम्न बुद्धि वाले होंगे वो मानसिक रूप से मंद रहेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, संपूर्ण जीवन पड़ता है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि, उसको अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रूप से उसको रुचि होना चाहिए, तब वो सीख सकता है। ठीक है, रुचि ही नहीं दिखाएगा तो पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा टीचर हो, कुछ भी पढ़ाए, वो सीख ही नहीं सकता। सबसे पहले खुद को रुचि होना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति। उसके बाद है जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं, बहिर्मुखी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ बाहरी जीवन से जोड़ के सीखते हैं या पढ़ते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में क्या डिफरेंस है, अंतर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी होता है जिस क्वेश्चन या जिस प्रॉब्लम का एक ही तो आंसर हो। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर, उसका एक ही आंसर, उसका और आंसर हो ही नहीं सकता, तो वो है अंतर्मुखी। ठीक है, और बहिर्मुखी क्या है, जैसे मैं यहीं पे बोल दी छत्तीसगढ़ की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषता है छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सारे विशेष, सब अपने अपने मन से सोच के बोलेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, हर एक चीज़ को, धन का कटोरा, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील होंगे। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, देखिए नहीं है बोल रहा है तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षण मतलब हर एक मतलब कमज़ोर, इंटेलिजेंट सब प्रकार के बच्चों को साथ में लेके पढ़ाने वाले क्लास, ठीक है, समावेशी कक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है बोल रहे हैं तो समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, ये नहीं है। देखिए सारे विद्यार्थी मतलब उसका नॉलेज एबिलिटी सेम तो नहीं हो सकता है ना, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ये होता है। उसके बाद क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है, प्रभाव का नियम को बतलाता है। यह थॉर्नडाइक का नियम है, प्रभाव का नियम। इसमें बोलता है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। फिर है सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां क्या है, कमी क्या है बोलता है। अगर निबंधात्मक प्रश्न किसी को सॉल्व करने बोल दिए तो उसमें क्या कमी हो जाती है, तो उसमें विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन, अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, काल्विन के द्वारा। उसके बाद है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। ये जो सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत कारक और सिद्धांत, ये इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक है, ठीक है, कोई बच्चा अगर किसी चीज़ के बारे में और जानना चाहता है, उसको और नॉलेज गेन करना है, ठीक है, अगर वो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है तो उसके विषय में आपके माइंड में क्या विचार आएगा कि वो कैसा बालक है, वह पिछड़ा है, नहीं पिछड़ा होता तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। वो जो पढ़ रहा है उसको उत्सुक कौन रहेगा और जानने के लिए, जिसको कुछ समझ आ रहा है वही उत्सुक रहेगा, तो पिछड़ा हुआ तो नहीं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन नहीं लगेगा तो वो तो जानने की कोशिश ही नहीं करे, वह सृजनशील है, ठीक है। क्रिएटिव स्टूडेंट ही उत्सुक होता है किसी विषय के बारे में और जानने के लिए। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है, विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है। वृद्धि क्या होता है, जिसको हम मतलब मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं, वो वृद्धि होता है। जैसे हमारे शरीर की जो लंबाई और वेट, ये हो गया, ये वृद्धि में आता है। और विकास क्या होता है, विकास हमें दिखाई नहीं देता लेकिन ये सतत होने वाली प्रक्रिया है और आजीवन ये चलते ही रहती है, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक विकास होते ही रहता है और इसको हम ये मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो संबंध में क्या गलत है, गलत मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। शक्ति और गति इसको हम मेज़र कर सकते हैं ना, पावर और स्पीड। उसके बाद किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है, बच्चे के साथी समूह पर, ठीक है। उसका ग्रुप अच्छा रहेगा तो वो अच्छी बातें सीखेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। मतलब जो उसके साथी समूह रहेंगे, ठीक है, उसके सहपाठी रहेंगे, अगर उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको साथ में लेके उसके साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो तो अगर उसकी मजाक उड़ा दिए कुछ तो वो स्कूल जाने से ही डर जाएगा, ठीक है, जब तक सहपाठी उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, कौन सी भाषा को, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। जनसाधारण का आधिपत्य मतलब मातृभाषा, ठीक है, जो सब समझ सके, मातृभाषा। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की खालिस्तान भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है। बुद्धि और व्यक्तित्व हम अपने से मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से भी इसका विकास होता है, ये नाम मात्र की भूमिका है, वंशानुक्रम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कौन सा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, नहीं है मतलब नेगेटिव। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित
कार्यकलाप में बदलना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया? पियाजे ने 4 विशिष्ट अवस्था बतलाया है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? यह एडलर की परिभाषा है। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह रुचि का सिद्धांत आता है। ठीक है, उसके रुचि के हिसाब से कितना और क्या पढ़ाना है ये अध्यापक डिसाइड करता है। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है स्पाइकर तथा एर्विन का। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। उपयुक्त सभी, इसका ऑल ऑफ एबोव। अगर जिसमें ये उपयुक्त सभी दिया है ना, तो मैक्सिमम उसका आंसर उपयुक्त सभी होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? मोटिवेशन में कौन सा सम्मिलित है? इसका भी उपरोक्त सभी आएगा। शक्ति संचालन में, परिवर्तनशीलता में और निरंतरता में। ठीक है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना उचित है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट का हम सतत मूल्यांकन करेंगे, तभी तो उसकी कमजोरी और उसके बारे में पता चलेगा, जिसको हम समय समय पर सुधार कर सकते हैं अपने उसमें शिक्षा पद्धति में। ठीक है, तो ये रहा 2022 का CDP का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्लास से ज़रूर जुड़े रहिए। Thank you for watching my video.